दादी ने उसे घूरा और बोली, मारे से जवान लड़ाने की जरूरत ना है। तू तो वो है जो जिस थाली में खाती है उसी माँ चैन करती है। तभी तो तूने निष्ठा को चोट पहुँचाने की कोशिश की। तुझे जो करना है इससे कह, तेरा बाप जो सिर्फ तेरा है, यही तो तू चाहती थी हमेशा से। ले, आज पूरी तरह से यह तेरा। आज आयुष्मान भी इस पर हक नहीं जताएगा। इसी वजह से तो तूने निष्ठा को दूर किया। तेरी वजह से पूरा घर बिखर गया। अश्विनी जी ने उन्हें देखा और परेशान से बोले, बस करिए माँ, बहुत सुना लिया आपने। पूर्णिमा जी ने उन्हें घूर कर देखा तो वह चुप हो गए। वह भी समझने को तैयार ही नहीं थे और इस बात पर वह और ज़्यादा चिढ़ रही थी। प्रकृति वहाँ से गुस्से से निकल गई और इधर अध्याय निष्ठा के साथ कार में था। जब से निष्ठा ने वो सब सुना था वो बिल्कुल खामोश सी हो चुकी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अध्याय उसकी इसी खामोशी को देखकर घबरा रहा था। वो तो वहाँ प्रकृति से जवाब मांगने गया था, लेकिन वहाँ उसे कुछ और ही सुनने को मिला था। और कुछ ऐसा था कि निष्ठा भी उससे इफेक्ट हुई थी। अध्याय समझ ही नहीं पा रहा था कि वो निष्ठा को कहे तो क्या कहे। अध्याय ने मन ही मन कहा, आखिर क्यों? एक बार फिर से उसके सामने उसके अतीत का ये पहलू क्यों आ गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मैंने इतनी मुश्किल से तानी को नॉर्मल किया था, लेकिन आज फिर से ऐसा लगने लगा है कि वो पुरानी वाली तानी मेरे सामने है, जिसमें कोई भी बचपना नहीं है और जिसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बुरी यादें ही हैं। अध्याय ने निष्ठा को देखा जो खिड़की से बाहर शांत सी बस देखे ही जा रही थी। उस वक्त अध्याय भी कुछ नहीं समझ पाया था। जब उसके सामने यह सब सामने आया कि प्रकृति अश्विनी जी की बेटी नहीं है और प्रकृति और निष्ठा सगी बहनें नहीं हैं, वह समझ सकता था कि निष्ठा कैसा महसूस कर रही है। लेकिन निष्ठा की खामोशी अध्याय को डरा रही थी। वह उससे कहे भी तो क्या कहे। इस वक्त उसके खुद के ख्याल इतने उलझे हुए थे कि निष्ठा के ख्यालों को वह कैसे ही सुलझाए, वो समझ नहीं पा रहा था। वह दोनों घर पहुँचे। अध्याय गाड़ी से उतरा और उसने बाहर निकलकर निष्ठा को अपनी बाहों में उठाया और फिर वह अंदर की तरफ बढ़ गया। निष्ठा का चेहरा अब भी शांत था। उसने निष्ठा को लाकर धीरे से सोफे पर बैठाया और उसके कमर के पीछे पिलो को अरेंज किया। वह दोनों आ गए थे। यह पता लगते ही राम सिंह सार्थक और वानी जल्दी से उन दोनों के पास आए। सार्थक को किशन जी ने फ़ोन करके सब कुछ बताया था। वह सब तुरंत हॉल में आ गए। राम ने अध्याय को देखा और फिर निष्ठा को। राम इतना जानता था कि अध्याय खुद को संभाल सकता है, लेकिन निष्ठा, उसका क्या? राम ने निष्ठा के पास जाकर धीरे से उसे पुकारा, निष्ठा। लेकिन निष्ठा बस भूत बनी बैठी थी। ना तो उसे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही वह कुछ बोल रही थी। राम ने अध्याय को देखा तो अध्याय ने एक गहरी सांस भरी और निष्ठा के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, टॉक टू मी तानी। बात करो मुझसे। मुझे बताओ क्या सोच रही हो तुम। तानी, तुम ऐसा चुप नहीं रह सकती। निष्ठा ने बस अध्याय की तरफ देखा, लेकिन कहा अभी तक उसने कुछ भी नहीं।
अध्याय सच में घबराने लगा था। तब तक किशन जी और सैलवी जी भी आ चुके थे। वह दोनों जल्दी से निष्ठा के पास पहुंच गए। निष्ठा ने जब किशन जी को देखा तो उनके पास आते ही उनके सीने से लग गई। किशन जी वहीं उनके पास बैठ गए और उसे अपने सीने से लगाते हुए प्यार से उसके सिर को सहलाने लगे। निष्ठा की आंखों में नमी उतर आई। हर कोई निष्ठा को देख रहा था और हर कोई घबरा रहा था कि वह ऐसे खामोश क्यों थी। इधर प्रकृति अपने घर से निकल चुकी थी। उसके मन में सिर्फ एक बात ही चल रही थी कि अध्याय को उसे कैसे भी करके मनाना होगा। वह उसे कुछ नाराज नहीं रहना देना चाहती थी। हालांकि ऐसा तो कुछ था नहीं कि पहले अध्याय और प्रकृति का बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन फिर भी वह इतना समझ चुकी थी कि अध्याय को यह पता लग चुका था कि वह एक्सीडेंट उसने करवाया है। उसे अपनी सफाई भी तो पेश करनी थी, इसलिए वह तुरंत अध्याय के पीछे से निकल आई। इधर किशन जी और सैलवी जी भी निष्ठा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निष्ठा ने अब तक एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं कहा था कि तभी घर में कोई आया। कदमों की आहट सुन के सबने उस तरफ देखा। सामने प्रकृति खड़ी थी। उसे यहाँ देखकर हर कोई हैरान था और उससे भी ज़्यादा उन्हें अब गुस्सा आने लगा था। अध्याय ने प्रकृति को घूर कर देखा। प्रकृति ने अध्याय को देखा और फिर जल्दी से बोली, अध्याय, तुम मेरी बात बिना सुने कैसे आ सकते हो? तुम कम से कम मेरी बात तो सुनो। यह बोल वो उसकी तरफ बढ़ने को हुई कि बीच में सिया आकर खड़ी हो गई। प्रकृति ने उसे घूर कर देखा तो सिया ने उससे गुस्से से घूरते हुए कहा, अपनी आंखें मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? वैसे मैं हैरान हूँ कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, और तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि निष्ठा के साथ इतना सब करने की कोशिश करके भी तुम उसके घर में आके खड़ी होने की हिम्मत कर रही हो। प्रकृति ने उसे घूरते हुए कहा, यह घर अध्याय का है, निष्ठा का नहीं, समझी? तभी पीछे से अध्याय की एक गहरी आवाज़ आई, पत्नी है वह मेरी, जो मेरा है वह सब कुछ उसका है। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस घर की, तो वह उसी दिन उसका हो गया था जिस दिन वह शादी करके इस घर में आई थी। प्रकृति अध्याय की बात सुनकर कुछ भी नहीं कह पाई। उसने अध्याय को देखा और बोली, अध्याय, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी राम ने तिरछी स्माइल के साथ तंज कसते हुए कहा, हाँ, इरादा नहीं था, बस मूड हो गया कि निष्ठा का एक्सीडेंट करवा देती हूँ, है ना? प्रकृति उसे घूरने लगी, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक बार फिर अध्याय को देखा। अध्याय, हम बात कर सकते हैं, है ना? कम से कम तुम मेरी बात सुन तो सकते हो। इस बार सैलवी जी से रहा नहीं गया। वो उठ आईं और उन्होंने गुस्से से खींचकर एक तमाचा प्रकृति के गाल पर जड़ दिया। प्रकृति का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके चेहरे पर सैलवी जी के हाथ की पांचों उंगलियां छप चुकी थी। प्रकृति हैरानी से उन्हें देख रही थी। सैलवी जी इतने गुस्से में थीं कि उनकी आंखों भी
लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर भी गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। घर का हर सदस्य उन्हें ऐसे देखकर हैरान था। हर कोई जानता था कि वह ऐसी औरत नहीं थी जो जल्दी से अपना आपा खो दे। प्रकृति ने उन्हें देखा और कुछ कहने को ही कि सैल्वी जी ने उनसे हाथ दिखाकर कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। वहाँ पर मैं चुप रही क्योंकि वह मेरा घर नहीं था, यह मेरा घर है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुँचाने की? हिम्मत की तो की, तुम उसके बाद भी यहाँ आकर तमाशा करने की हिम्मत कर सकती हो? मानना पड़ेगा, ईमान तो बिल्कुल भी नहीं है तुम में। पहले अपनी शादी से भाग गई, फिर अपनी यह छोटी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की और अब उसे जान से मारने तक की साजिश रच डाली तुमने। प्रकृति ने निष्ठा को देखा जो किशन जी के सीने से लगी दुबक कर बैठी थी। वह इन सब की तरफ देख भी नहीं रही थी। प्रकृति के आंखों में एक बार फिर उसके लिए नफरत दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा, यही तो इसका काम है, जहाँ भी जाती है सबको अपने वश में कर लेती है और मैं बुरी बन जाती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। प्रकृति एक बार फिर से हैरान थी। अब उसकी आंखों में कुछ नमी भी उतर आई थी। सैल्वी जी ने गुस्से से कहा, मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी बोलने का सोचना भी मत और निकलो तुम यहाँ से। आज के बाद मुझे मेरे घर के आसपास भी नजर आई तो पुलिस केस कर दूंगी तुम पर। लिहाज कर रही हूँ उन पुराने रिश्तों का, वरना छोड़ूं तो मैं अभी भी तुम्हें ना। यह बोल उन्होंने प्रकृति को बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रकृति ने अध्याय की तरफ देखा तो अध्याय ने भी अपना चेहरा फेर लिया। प्रकृति जानती थी कि अब यहाँ उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था, इसलिए वह चुपचाप यहाँ से निकल गई। सैल्वी जी वापस से निष्ठा के पास चली गईं। वह अभी भी शांत थी, खामोश थी और उसे देखकर खामोश हो चुका था पूरा घर, मानो घर में कोई हो ही ना। वह उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निष्ठा तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थी। अध्याय ने उन सबको देखा और बोला, परेशान मत होइए आप सब, इसे वापस तो पुरानी स्टेज में जाने नहीं दूंगा मैं। यह बोल उसने जाकर निष्ठा को झट से अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जिया ने राम को देखा और बोली, हम दोनों का खाना ऊपर भिजवा देती हूँ। राम ने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय निष्ठा को रूम में ले आया। उसने आराम से उसे बेड पर बैठाया और खुद उसके पास बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। निष्ठा ने उसे देखा और फिर धीरे से कहा, मुझसे कोई शिकायत है क्या तुम्हें? मैंने कोई गलती की है? मेरी गलती है तो बताओ। मुझसे नाराजगी किस बात की है तानी? अगर गलती है मेरी तो सजा दो मुझे, पर चुप मत रहो प्लीज। निष्ठा ने उसकी बातें सुनी तो आंखें झिलमिटा उठी और अगले ही पल वो उसके सीने से लगकर रो पड़ी। अध्याय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को सहलाकर कहा, मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए यह सब सहन करना, लेकिन इस तरह से चुप होकर तुम क्यों मुझे और सबको परेशान कर रही हो? तुम जानती हो ना, यहाँ हर कोई तुमसे कितना प्यार करता है। तुम नहीं बोल रही पापा माँ,
तो सब परेशान हैं। इस तरह से चुप मत रहो तानी। निष्ठा अध्याय के सीने से लगे हुए सुसपते हुए बोली, मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या किया था? मुझे सबसे दूर क्यों किया गया? मैं शुरू से ही उनसे प्यार करती थी अध्याय, लेकिन मुझे बदले में कभी प्यार ही नहीं मिला। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो फिर किस बात की सजा? अध्याय उसके इमोशंस को समझ रहा था। उसने उसे खुद की आगोश में और कस के जकड़ लिया। अध्याय ने उसके माथे को चूमकर धीरे से कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन की है, और तुम्हें किसी भी बात की कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगा। यह बोल अध्याय ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। उसने निष्ठा की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम मुझे हंसती खिलखिलाती हुई अच्छी लगती हो, यूं परेशान और उदास ही नहीं। इसलिए इतना उदास मत हो, मैं हूं ना। निष्ठा ने बस हल्के से गर्दन हिलाई कि तभी शिया ने रूम नॉक किया। अध्याय ने उस तरफ देखा तो सिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों का खाना, आराम से खाना खाओ और उसके बाद थोड़ा सा आराम करो। यह सब बोलते हुए वह उन दोनों के पास आ गई। अध्याय ने उसके हाथ से प्लेट लेकर साइड में रखी और उसे देख बोला, तुम भी तो अपना ख्याल रखा करो सिया। सारा दिन तो तुम इधर से उधर दौड़ती भागती रहती हो। निष्ठा के लिए तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तो वे मेरी छोटी बहन है, और फिर राम भी तो इसे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं ना। इसके लिए नहीं करूँगी तो मैं फिर किसके लिए करूँगी? निष्ठा ने यह सुना तो वह और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई और एक बार फिर से रो पड़ी। सिया ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने इसलिए थोड़ा ना कहा था। देखो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं वापस से अपने घर चली जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। निष्ठा ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए तुरंत कहा, नहीं, आप मत जाओ। मैं बोर हो जाऊंगी अगर आप चले जाओगे तो। सिया मुस्कुरा दी और बोली, तो फिर ठीक है, अब जरा मुझे मुस्कुरा कर तो दिखाओ। निष्ठा ने उसकी बात को मानते हुए हल्की सी स्माइल अपने होठों पर सजा ली। सिया ने प्यार से उसके गालों को सहला कर कहा, मानती हूँ, बुरी आदतें, बुरा वक्त सब कुछ होता है, लेकिन तुम अपने प्रेजेंट को देखो, कितना खूबसूरत है। सब है ना यहाँ? निष्ठा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने निष्ठा को खाना खिलाया और फिर उसे दवाई देकर सुला दिया, लेकिन अध्याय की आंखों में नींद नहीं और ना ही उसके बेचैन दिल को चैन मिल रहा था। निष्ठा के बारे में सोच सोचकर वह काफी परेशान था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ इतना सब गलत हुआ है। जिस चीज पर उसका हमेशा से हक रहा, उसे उन चीजों से ही दूर कर दिया गया। उसने एक नज़र सोई हुई निष्ठा को देखा और फिर एक गहरी सांस भरी और फिर कमरे से बाहर निकल गया। वो नीचे आकर अपनी माँ के पास उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। हर कोई समझ रहा था कि इस वक्त उसके दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा होगा, और इसी वजह से किसी ने भी उससे कुछ भी नहीं कहा।
like and subscribe my channel. धन्यवाद।